रात को अचानक अमोल की आंख खुली तो देखा बराबर में लेटी अमृता का शरीर हल्के हल्के हिल रहा है। कहीं वह रो तो नहीं रही, यह विचार आते ही वह उठ बैठा। उसने कमरे में हल्की सी बाहर से आती रोशनी में गौर से अमृता का चेहरा देखा तो अमृता ने भी आहट से आंखें खोल दी। साइड लैंप का स्विच ऑन किया। वह रो रही थी। अमोल ने उसे बाहों में भर लिया। पूछा क्या हुआ? अमृता और जोर से सिसक पड़ी। ऐसा होता है न जब मन किसी दुख में जल रहा हो, कोई शीतल सा स्पर्श पाते ही मन भर भरा पड़ता है, स्नेहिल स्पर्श से और बिखर बखर जाता है। अमोल ने उसके बाल सहलाए। अब तो चिंता के दिन गए अमृता, हमारी परेशानी खत्म होने वाली है, जल्दी ही घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, अब तो उसके वेलकम की तैयारी करो। अमृता उठकर बैठ गई, भरे गले से बोली, काश मेरी हिस्टेरेक्टोमी न हुई होती, यूट्रस न निकाला गया होता, मैं अपने बच्चे की माँ खुद बनती तो कितना अच्छा होता। ये सरोगेसी के चक्कर में पड़ना ही न पड़ता। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि आज इस तकनीक से हमारे घर में भी रौनक होगी। घर वाले भी यह मान गए हैं, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। अब सो जाओ, कल डॉक्टर छवि के पास भी जाना है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अमोल ने उसे तो सोने के लिए कह दिया, पर उसकी आंखों से भी नींद गायब हो चुकी थी। कुछ अजीब तो लग रहा था, पता नहीं कौन औरत उसके बच्चे को अपनी कोख में रखेगी, कैसे संस्कार होंगे, धर्म कर्म वाली होगी भी या नहीं, ये सब तो पता नहीं चलने वाला था। उसकी बस एक ही चिंता थी कि वह औरत उन्हीं की जैसी हो। अब वह 40 का हो चुका था, अमृता 38 की। अब तो अमृता की बीमारी के बाद ये स्पष्ट हो चुका था कि जब यूट्रस ही नहीं रहा तो बच्चा कहां से आता। बहुत विचार विमर्श के बाद डॉक्टर छवि से सैरोगेट मदर के माध्यम से बच्चा पैदा करने की बात की थी। अमोल उत्तर प्रदेश के राजतालाब में रहने वाला कपड़ों का एक बड़ा व्यापारी, उसका रेडीमेड कपड़ों का एक बड़ा शोरूम था। सुंदर सलोनी सी अमृता, उसकी प्यारी पत्नी जिस पर वह जान छिड़कता। घर में ये दोनों ही थे। अब जैसे जैसे समय सरक रहा था, घर का सन्नाटा अक्सर अस्वस्थ रहने वाली अमृता को और उदास कर जाता। दोनों को बच्चे की कमी शिद्दत से खलती, तो अब डॉक्टर छवि से आगे क्या कर सकते हैं, इस पर बातचीत चल रही थी। यूं ही सोते जागते दोनों की रात बीती। अगली सुबह दोनों नाश्ता करके डॉक्टर की क्लिनिक चले गए। डॉक्टर छवि का जीवन ज्योति क्लिनिक छोटा था, पर मरीजों की लाइन लगी रहती। वह लगभग 45 साल की खुशमिजाज डॉक्टर थी। उससे बात करते हुए मरीज को अपनी तकलीफ परेशानियों ही कम लगने लगती थी, जो कि एक डॉक्टर की बड़ी खासियत होती है। छोटी जगह की हंसमुख डॉक्टर अब अमृता से बात कर रही थी। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब तो आपकी मुश्किल भी खत्म हो गई है। एजेंट बता रहा था कि बनारस की एक विधवा ब्राह्मण आपके काम के लिए मिल गई है। आपको ब्राह्मण ही चाहिए थी ना? इस प्रक्रिया में ऐसा कम ही होता है कि सैरोगेट मदर अपनी मर्जी के धर्म की मिले। फिर क्यों परेशान हो रही हो अमृता? हम उससे मिल सकते हैं, एक बार देख ली जो हमारे बच्चे को जन्म देगी कि वो कैसी है। वैसे तो मिलना नहीं चाहिए, पर एक बार वो प्रेग्नेंट हो जाए तो मिलवा दूंगी, पहले प्रक्रिया पूरी हो जाए। क्या क्या करना है डॉक्टर साहब? अमोल ने बेचैनी से पूछा। माँ कहलाए जाने की जितनी बेचैनी एक औरत के अंदर होती है, पुरुष भी पिता कहलाए जाने के लिए उतना ही अधीर रहता है। यह अलग बात है कि वह जाहिर नहीं करता। ये ठीक रहेगा? अमृता ने फिर पूछ लिया। छवि ने मुस्कुराते हुए दोनों के सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, सब ने ही तो ये रास्ता अपनाया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला की कोख में अपने बच्चे को पालना सरोगेसी है। सरोगेसी मतलब किराए की कोख। अमोल के स्पर्म्स और माँ के एग्स को मिलाकर सिम्मी, हाँ उस औरत का नाम सिम्मी है, के यूट्रस में प्रत्यारोपित कर देंगे। सरोगेसी के नियमों के अनुसार वह 32 साल की है, शादीशुदा है, मनोचिकित्सक से बात हो गई है, मानसिक रूप से फिट होने का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। पैसे कितने लगेंगे और कितना टाइम लगेगा? एजेंट बता रहा था कि वह 10 लाख लेगी और बाकी खर्चे भी आप ही देंगे, और 15 से 18 महीने का टाइम लग सकता है। ये तो बहुत ज्यादा है। यह आप लोग देख लीजिए, मेरी फीस अलग है। इतना तो लगता ही है, हम एक बार उसे देख लेते तो हमें तसल्ली हो जाती। छवि ने कुछ देर सोचा। अमोल और अमृता से पुरानी जान पहचान थी। कहा, ठीक है, कल ही उसे आपसे मिलवाने की कोशिश करती हूँ। अमृता के मन में कई तरह की जिज्ञासाएं थी जो स्वाभाविक भी थी। उसने फिर पूछ लिया, डॉक्टर साहब ये सब कैसे हो जाता है? मैं तो सोच सोच कर हैरान होती रहती हूँ। छवि ने उसकी भोली सी जिज्ञासा पर मुस्कुराते हुए कहा, पहले एक फर्टिलाइज्ड डिश में होता है, फिर उसे सैरोगेट के यूट्रस में प्लांट कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि थोड़ा टाइम लग जाए। कई बार फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में टिकता नहीं है। थोड़ा धैर्य बनाए रखना, ये सब जल्दी जल्दी का काम नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हमने तो सब आप पर छोड़ दिया है। अमोल और अमृता अब कुछ निश्चिंत से हुए। बोले, ठीक है, आप इस प्रक्रिया पर हमें गाइड करना शुरू कर दीजिए। कल उससे मिलकर पेमेंट भी कर देते हैं। क्लिनिक से निकलकर इस समय दोनों को कुछ राहत सी मिली थी। दोनों के मन में यही भाव थी कि जब सोच लिया है तो कर ही लेते हैं।
दोनों अपनी अपनी सोच में गुम घर की तरफ लौट गए। अमृता को घर छोड़ अमोल शोरूम जाने वाला था। अमोल ने कहा, अब तुम बस खुश रहो अमृता, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर पैसे काफी खर्च होंगे ना। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे सब मंजूर है, बस वह औरत हमारे लिए एक स्वस्थ संस्कारी बच्चा पैदा कर दे। ये तो अच्छा है कि एजेंट अशोक ने हमारे धर्म की औरत ढूंढ ली है। अब कोई चिंता नहीं, मेरी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि हमारा बच्चा अपने धर्म की ही औरत की कोख में पले। हाँ, ठीक कह रहे हो। दोनों का दिन अगले दिन सिम्मी से मिलने की प्रतीक्षा में ही बीता। अशोक का फोन आ गया। अमोल जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप सिम्मी से मिलना चाहते हैं, वो तैयार है। आपके घर ही ले आओ? नहीं, घर नहीं, उनकी क्लिनिक के पास वाले होटल विजय पर ही ले आओ, हम बाहर ही मिल जाएंगे। अमृता और अमोल सुबह नाश्ता करके 10 बजे के करीब एक छोटे से होटल में बैठकर अशोक और सिम्मी का इंतजार करने लगे। अमोल के ही एक दोस्त ने अशोक से उन्हें मिलवाया था। दोनों ने देखा, लगभग 35 साल का अशोक बाइक से उतरा। उसके साथ एक बहुत सुंदर सी युवा चुप सी सकुचाई लड़की भी बाइक से उतरकर एक किनारे खड़ी हो गई। लड़की बहुत खूबसूरत थी पर चेहरा उदास था। वह अशोक के पीछे पीछे चलती हुई आए। अशोक ने सबका परिचय करवाया। अमृता ने उसे ध्यान से देखते हुए बैठने का इशारा किया। समझ नहीं आ रहा था बात कहाँ से शुरू करे। अमोल भी चुप था। अमृता ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं विधवा ब्राह्मण हूँ, अकेली हूँ। 2 साल पहले मेरे पति और मेरा एक छोटा सा बच्चा एक दुर्घटना में चल बसे। घर परिवार में और कोई नहीं है, पैसे की बहुत तंगी है, जो भी बचत थी सब खत्म हो गई। अशोक भैया से मिली तो इन्होंने इस काम के बारे में बताया। मैं तैयार हूँ। सादा सा सूट पहने उदास सी सिम्मी अमोल और अमृता को अपने इस काम के लिए ठीक लगी। चारों चाय पीते हुए आगे आने वाले समय की बात करते रहे। अमृता ने पूछा, घर कहाँ है? यही पास में ही एक किराए के कमरे में रहती हूँ। घर में कोई भी नहीं न? तो ठीक है, अब डॉक्टर से मिलते हैं, अमृता ने ही कहा। अमोल इस बीच चुप ही रहा था। पर मेरी एक ही शर्त है। क्या? मुझे सारा पैसा एडवांस में चाहिए, 10 लाख, बाकी खर्चे आप लोग साथ में देखते रहना। मुझे इन पैसों से अपना घर बनाना है। मकान मालिक बहुत परेशान करता है। परेशान करेगा और प्रेगनेंसी होगी तो मैं कहाँ बार बार घर बदलूंगी। क्या 10 लाख में घर बन जाएगा? कहीं बात की है, थोड़ा थोड़ा बाद में कहीं काम करके देती रहूंगी। पढ़ाई तो 12वीं तक की है। अपने गुजारे के लिए अभी मैं कपड़े सिल लेती हूँ। अमोल और अमृता ने एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में वैसे ही बात हुई जैसे कि अक्सर पति पत्नी बिना कहे सुन समझ लिया करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कहकर सब उठ गए। अमृता और अमोल सीधे डॉक्टर के पास गए। सब बातें हो गयी। अमोल और अमृता को सिम्मी बेहद पसंद आई। शरीफ लगी, सुंदर थी। डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया था। 4 महीने बाद ही डॉक्टर छवि ने उन्हें अपने क्लिनिक बुलाया और कहा, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। अमोल, तुम्हारे स्पर्म से सिम्मी के एग्स फर्टिलाइज हो गए हैं, वो प्रेग्नेंट है। अब बस उसकी केयर अच्छी तरह से होती रहे। एक स्वस्थ बच्चे के लिए उसकी देखरेख जरूरी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हमारे लिए आज का दिन सचमुच बड़ी खुशी का दिन है। कहते हुए दोनों की आंखें भर आई। आगे क्या करना है? डॉक्टर ने कुछ समझाया। फिर अमोल और अमृता ने बाहर निकलकर उसी समय सिम्मी को फोन किया, उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा। अशोक को भी थैंक यू बोला। अभी से ही दोनों को अपना मन भरा भरा सा लग रहा था। दोनों बहुत खुश थे। बस कुछ महीने और फिर वे 3 होंगे। अब अमृता सिम्मी के टच में रहती। वो कई बार उसके कमरे पर भी हो आई थी। कई बार वह दुकानों पर कपड़े लेने देने गई होती। अमृता के कहने पर वह काम कम करने लगी थी। सिम्मी के चेहरे पर आता निखार देख अमृता को सुख मिलता। सोचती कितनी अच्छी सुविधा है कि बिना किसी दूसरी स्त्री के संपर्क में आए उसके पति की संतान आ रही है। अब नन्हा जल्द ही उसकी गोद में होगा। 6 महीने राजी खुशी बीत गए। वह फोन पर सिम्मी को बताती रहती कि कौन सी धार्मिक पुस्तक पढ़नी है, कौन सा पाठ करना है, अच्छी संतान के लिए कौन से मंत्र का जाप कितनी बार करना है। सिम्मी बच्ची दीदी कहती। अमृता के दिल में स्नेह उमड़ पड़ता। एक दिन अमोल और अमृता ने भगवान राम की मूर्ति सिम्मी को देते हुए कहा, जब बच्चा आएगा अयोध्या चलेंगे, भगवान राम के दर्शन करके आएंगे। तुम भी चलना। तुम दिन रात इनको ही स्मरण किया करो। बच्चा चरित्रवान होगा, आदर्शवान होगा। हमारे आदर्श है राम। सिम्मी बस मुस्कुरा दी, बोली, पर यह जरूरी तो नहीं कि राम मेरे भी आदर्श हो। दोनों गंभीर हुए। क्या मतलब? मेरे मन में उन्हें लेकर कई सवाल हैं। दोनों बड़े हैरान हुए। ये गरीब अनाथ सी लड़की क्या बात कर रही है? पूछा, कौन से सवाल? जाने दीजिए। अपनी अपनी आस्था की बात है, मगर उस दिन वे दोनों लौटे तो उतने खुश नहीं थे जितने खुश हर बार सिम्मी के पेट के उभार को देखते हुए हुआ करते थे। जैसा कि आज का समाज है, धर्म पर सवाल उठाने वालों को कोई पसंद नहीं करता। धर्म पर किसी तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैसे ही आज सिम्मी की बात दोनों को चुभ गई थी। 6 महीने हो चुके थे। डॉक्टर छवि की क्लिनिक पर सिम्मी का नियमित चेकअप होता। उसके खाने पीने के इंतजाम का पूरा ध्यान रखा जाता।
एक दिन अमोल ने कहा कुछ माल लेने बनारस जा रहा हूँ। अमृता तुम भी चलोगी? सुबह जाकर शाम को आ जाएंगे, 15 किलोमीटर ही दूर है, कार से रात तक भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अमृता खुशी खुशी तैयार हो गई, बोली मुझे मदागिन छोड़ देना, मैं नमिता से मिल लूंगी, कितने सालों से उससे नहीं मिली, फोन पर हर बार आने के लिए कहती है। हाँ ठीक है, यह अच्छा रहेगा, उसे बता दो कि तुम कल आ रही हो। अगले दिन अमोल और अमृता बनारस के लिए निकल गए। अमृता और नमिता ने लखनऊ में बचपन साथ ही बिताया था। दोनों राजाजीपुरम में एक ही गली में रहते, साथ पढ़ती थी। दोपहर में जब दोनों सहेलियां सुस्ताने लगी तो सिम्मी की पूरी बात अमृता ने नमिता से शेयर कर ली। वह ये सब सुनकर खुश हुई। अचानक अमृता उठकर बैठ गई। नमिता एक चक्कर मार्केट का काट लूं, बच्चे के लिए कुछ ले आए, राजा तालाब छोटी जगह है, यहीं से कुछ ले जाऊं, यहाँ ज्यादा अच्छी नई चीजें मिलेंगी। हाँ ठीक है, चाय पीकर निकलते हैं। दोनों सहेलियां आने वाले बच्चे के लिए छोटी छोटी चीजें लेने मार्केट चली गयी। एक दुकान में बच्चे के लिए कपड़े देखते हुए अमृता ने बाहर सड़क पर नजर डाली। वह चौंकी, उसे लगा उसने सामने वाली कपड़ों की दुकान पर सिम्मी को देखा है। नमिता ने भी उसकी नजर का पीछा किया, पूछा क्या हुआ? यही है सिम्मी, पर यह यहाँ कैसे? कहते हुए अमृता नमिता का हाथ पकड़कर दुकान से नीचे उतर गई। नमिता ने ध्यान से सिम्मी को देखा, अरे ये सिम्मी नहीं है, ये तो सबीना है, मेरे कई कपड़े इसने सिले हैं, नई सड़क पर रहती थी, आजकल दिखती नहीं है। जब से इसके पति और बच्चे को पागल भीड़ ने मार डाला तब से पता नहीं कहां कहां भटक रही है। बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ इससे, ये तेरे बच्चे की सरोगेट मदर है, एक मुस्लिम औरत। ये कैसे मिल गई तुझे? अमृता जैसे एक सदमे में खड़ी थी। उसका बच्चा एक मुसलमान औरत की कोख में पल रहा है, वह इसे भगवान की कहानियाँ सुना रही है, ये हम सबको धोखा दे रही है। अमृता नमिता से हाथ छुड़ाकर सड़क पार कर गई, सिम्मी के सामने जाकर खड़ी हो गई। सिम्मी उसे अचानक अपने सामने खड़ी देख जैसे गूंगी हो गई। अमृता ने गुस्से से कहा जरा आना, और उसका हाथ पकड़ पास के ही रेस्तरां में जाकर कोने की एक टेबल पर बैठ गई। नमिता भी हैरान सब देख रही थी। अमृता धीरे से गुर्राई, हमें धोखा दे रही हो? हाँ मेरा नाम सबीना है, 2 साल पहले मेरे पति काम से लौट रहे थे, अचानक कुछ लोगों ने उन्हें खूब मारा, इतना मारा कि उनकी जान निकल गई। इसके बाद उनके साथ हमारा बच्चा जो डर से एक कोने में खड़ा काम रहा था उसे भी मार दिया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कोई नहीं है। एक दिन तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास गई तो वहाँ अशोक भाई मिल गए। उन्होंने ये काम दिलवाने की बात की। उन्हें कुछ मत कहना दीदी, उन्होंने तो अपनी इस बहन की मदद की, उनके कहने पर मैं राजा तालाब गई। कहते कहते सबीना ने हाथ जोड़ दिए, दीदी आप मुझे जो चाहे सजा दे सकती हैं, आगे पता नहीं कितना जीना है, कब भीड़ आए और मुझे भी मार दे किसे पता, पर जीना है तो पैसे भी तो चाहिए होते हैं। 1-2 लोग और हैं जिनके साथ ये सब हुआ है, मैं उन परिवारों की भी देख रेख करती हूँ। उन परिवारों में छोटे बच्चे हैं, कमाने वाले नहीं रहे, उनके खर्चे पूरे करती हूँ। अशोक भाई जैसे भले लोग मिल जाते हैं तो राहत हो जाती है। अमृता ने सबीना के दोनों हाथ पकड़ लिए, उस पर स्नेह बरसा दिया। तुम आज से अकेली नहीं हो सबीना, तुम वहाँ सबके लिए सिम्मी ही रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए तुम सबीना हो, मेरी छोटी बहन हो, बस आगे की अब कोई चिंता मत करना, मैं सब देख लूंगी। और उसके हाथों पर प्यार कर दिया। अमृता ने अब तक चुप बैठी नमिता पर नजर डाली, वो अमृता के गले लग गई, कह उठी प्राउड ऑफ यू दोस्त। फिर सबीना से कहा, मैं बच्चे की मौसी हूँ, मैं भी तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी। और दोनों ने एक साथ सबीना के गालों पर बहते आंसू पोंछ दिए। अमृता ने कहा चलो सबीना अपनी पसंद का कुछ खा लो, फिर बच्चे के लिए मिलकर सामान खरीदते हैं। सबीना के हमेशा उदास रहने वाले चेहरे पर आज पहली बार अमृता ने संतोष के भाव देखे। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।